सुप्रभात बच्चों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एवं मित्रता पाठ का कुछ भाग पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे के भाग की चर्चा करें। सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी बात का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी ही नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना ही कोई अच्छी बात बता सकते हैं, ना ही सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना ही हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये लेखक यहाँ पर यह नहीं कहना चाह रहा कि हमें किसी मतलब से तात्पर्य वहां पर बौद्धिक और एवं मनुष्य को सहानुभूति के रूप में भी देखा गया है। अर्थात जान पहचान में भी हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि केवल लोगों की गिनती बढ़ाना ही लोगों के जान पहचान बढ़ाने से नहीं है। हमारी जान पहचान में केवल वो लोग होने चाहिए जो चाहे तो हमें सहानुभूति पूर्वक हमारा सहयोग करे, चाहे हमारे आनंद में हमारी वृद्धि करे, चाहे हमें कर्तव्य मतलब हमें कुछ सिखाएं। जरूरी नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है यहाँ पर कि किसी से मतलब है तभी उससे जान पहचान रखो। यहाँ तात्पर्य मतलब से यह है कि व्यक्ति वह होना चाहिए जो हमारे अच्छे और बुरे में हमारा सहयोगी रहे। वो हमें चाहे किसी प्रकार से सहयोग ना दे, तो कम से कम हमें सहानुभूति दे सके, ढांढस बंधा सके, हमें परेशानियों में समझा सके और हमारे आनंद में खुश हो सके। ऐसे व्यक्ति के साथ ही हमें अपना संबंध रखना चाहिए। जिसका उदाहरण लेके मैं अभी बता सकती हूँ कि सामान्यतः अभी जो वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है, जैसे कि आपके फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर इतने सारे जो सोशल साइट्स हैं, उसमें हजारों मित्र होते हैं, परंतु अगर परेशानी का समय आता है तो कोई भी आपके साथ में नहीं होता। मित्र का तात्पर्य है कि अगर आज मैं परेशानी में हूँ तो चाहे वो अपनी तरफ से कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट मेरे साथ खड़ा रह पाए, वह मित्र है। उन मित्रों से कोई फायदा नहीं है कि मेरे 100,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे 1000 मित्र हैं फेसबुक पर जिस समय मुझे आवश्यकता हो या जिस समय मेरे को कुछ पूछना हो तो कोई भी मेरे पास ना हो। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजानी है, मतलब केवल मूर्तियां तो हैं परंतु वो हमारा कोई सहयोग नहीं कर सकती। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसी जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मंचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है।
यदि उन शोधों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खता की किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिल में हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से तो बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण करने वाले कोई महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म करके गए हैं और ना ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है। उनके लिए फूल पत्ती में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों की कलकल में मधुर संगीत नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए कि लेखक ये कहना चाहता है कि हमें ऐसे लोगों से, हम ये मान के चलते हैं कि कोई बात नहीं, मित्रता हमारी 100 लोगों से हो गई है, कम से कम मैं अगर किसी को हाँ या हाय हेलो करता हूँ तो हाय हेलो ही तो है। नॉर्मली क्या होगा, टीचर्स हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, हमें कहते हैं अच्छे लोगों से मित्रता रखो, बुरे लोगों से मत रखो, देख समझ कर मित्रता करो। और बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें नुकसान नहीं हो रहा, हम कौन सा बात उनकी मान रहे हैं, मैम को क्या परेशानी है, मैम क्यों हमें इतना समझाती हैं। कारण बेटा यही है कि यहाँ लेखक भी वही कहना चाहता है कि अगर उन मित्रों से कोई लाभ नहीं होगा, हम जानते हैं उनसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अच्छे में, हंसी मजाक में तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके साथ गप भी करेंगे, आपके साथ मस्ती भी करेंगे, टीवी भी देखेंगे, फिल्मों की बातें भी करेंगे। पर उनसे आपको ये लगता है उनसे कोई हानि नहीं होगी, कम से कम हम उनसे बात तो कर सकते हैं, अकेलेपन से तो दूर हो सकते हैं। पर वास्तविकता यही है, लेखक भी यही बताना चाहता है, निश्चित रूप से उससे दीर्घकालीन हानि होगी। क्योंकि अगर वे ऐसे लोग खराब बुरे निकले, आपको नहीं पता, हो सकता है वो अच्छे परिवार के हों, हो सकता है बहुत अमीर घर के हों, परंतु इस बात की कोई निश्चित परिमाप नहीं है कि वो व्यवहार में भी उचित होंगे। अगर वो किसी गलत कार्य में लगे हुए तो ऐसे समय में आपके ऊपर, आपकी छवि पर भी उनका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। अगर आप बुरे लोगों के मित्र हैं तो चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे परिवार में हो या समाज में हो, आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके मित्रों से होती है। अगर आप बुरे लोगों को मित्र बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व को भी दूसरे लोग, हो सकता है आपके व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव ना पड़े, परंतु आपके व्यक्तित्व को आपके मित्र की बुराइयों के अनुसार ही आंका जाता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोत्मक शोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ लेखक ऐसे लोगों को मित्र के रूप में स्वीकार करने के लिए मना करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ अगर आप मित्रता करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी हनन होगा, आपके भी मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। मकसूदिनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासनाओं में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गए और उन्होंने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस
ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यहाँ डेमेट्रियस के उदाहरण से ये लेखक बताना चाहता है कि हम झूठ बोलकर जिस विषय वासनाओं में लगे रहते हैं, उससे हमें पूर्ण रूप से मानसिक और सामाजिक हानि ही होती है। लेखक ने पिता के माध्यम से बताना चाहा है कि वो लोग जो आपको सिर्फ अच्छे समय में आपके विषय वासनाओं में सहयोग करते हैं, वो आपके अच्छे मित्र कभी भी नहीं हो सकते। ये जो कुसंग का ज्वर आप आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कुसंग अर्थात बुरी संगति। बुरी संगत आप ज्वर से मतलब बुखार से आप अनुभव कीजिए, जब सामान्य बुखार हमारे शरीर में होता है तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है। बुखार होने पर हमारे शरीर में ताप के साथ साथ शरीर में दर्द, खांसी, जुखाम, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें ना कुछ खाने में अच्छा लगता है, ना कुछ किसी से बात करने का मन करता है। सारी हमारी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ उस ज्वर के कारण प्रभावित हो जाती हैं। उसी प्रकार और उस ज्वर के जाने के पश्चात भी उसका प्रभाव बाकी कई दिन तक रहता है। 10-15 दिन तक हमारा शरीर उससे उबर नहीं पाता। उसी प्रकार कुसंगति भी एक ज्वर के समान है, जो बड़ा ही भयानक होता है। अगर हम बुरी संगति में रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी नीति, हमारी अच्छाइयां सभी का वो धीरे धीरे नाश कर देता है, और धीरे धीरे हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। और युवा पुरुष अगर अच्छी संगति में रहता है, तो उसकी उन्नति होती है, और बुरी संगति में वह रहता है तो निश्चित रूप से उसकी धीरे धीरे अवनति होने लगती है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने विद्यालय में अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत मैं उदाहरण ऐसे देख चुकी हूँ कि आप भी देखेंगे कि अगर आपकी मित्र बार बार लगातार पढ़ाई की बात करती है, अपने प्रोजेक्ट की, अपने कार्य के करने की बात चर्चा करती रहती है, तो धीरे धीरे आपका भी मन पढ़ने की ओर अग्रसर हो जाता है। आप भी उस कार्य को पूरा करने लगते हैं। और अगर आपकी मित्र बार बार आपकी पढ़ाई से अलग कभी पिक्चर्स की बात करती है, कभी गानों की बात करती है, कभी टिकटॉक बनाती है, तो आपका भी धीरे धीरे मन करने लगता है कि आप भी उस तरह की क्रियाएं ही करें, आप भी सजें सवरें, केवल यही कार्य करें, क्योंकि आप भी आकर्षक लगना चाहेंगी। तो अर्थात जिस प्रकार का हमारा मित्र होता है, हमारा व्यवहार धीरे धीरे उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए कुसंगति एक ज्वर के समान है, जो न केवल उस समय जब वह होता है, बल्कि उसके जाने के बाद भी हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को कोसता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ रहने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं।
इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान खींचते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करने पर भी करता है कि वह ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेंधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाएं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ तो फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी बातें बकने वाले लोग आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार जब वह मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उस बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हें घृणा कम हो जाती है। ये तो आप ध्यान रखेंगे, एक बार कीचड़ में पहली बार जब पैर पड़ता है तो घृणा आती है, पर जब आप एक बार गंदे हो जाते हो, बारिश की देखिए ना, जब पहली बार बारिश की बूंद आपके ऊपर पड़ती है तो आप उससे बचने का प्रयास करते हो, चाहे कितना कि हमें घर जाना है, हमें भीगना है। पर अगर आप एक बार बारिश में भीग गए तो उसके बाद आपके रास्ते में चलते हुए कीचड़ में पैर पड़ता है, तो पानी में पैर पड़ता है, तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन में ये आता अब तो भीग ही गए हैं, चलो कोई बात नहीं, जाके कपड़े चेंज कर लेंगे। तो क्यों? क्योंकि उस बात का प्रभाव होना आपके ऊपर बंद हो जाता है। पीछे तुम्हें उससे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत के छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हुए सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है, पैपल लागी है। अर्थात काजल की कोठरी में, अर्थात काले रंग की काजल की कोठरी में अगर हम पैर रखते हैं, तो चाहे हम कितने भी समझदार हों, कितने भी बुद्धिमान हों, निश्चित रूप से हमारे ऊपर कालख लगनी संभव है, वो अवश्य ही लगेगी। इसमें हमें कोई बचा नहीं सकता कि हमारे शरीर पर कालख ना लगे। अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए और उनको दूर ही रहना चाहिए। हमें अपनी समझ पर इतना अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम पर लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुराइयां जल्दी आकर्षित करती हैं अच्छाइयों से। जैसे कि संगीत में भी है, आप देखें तो आपको जो भद्दे गाने होते हैं, चाहे आप चाहें ना चाहें, पर आपके मुंह पर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, और याद करने के लिए अगर अध्यापिका कुछ अच्छी बातें याद करने के लिए कहती है, कुछ अच्छी सिखाती है, तो वो हम जल्दी से याद नहीं कर पाते। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता निबंध है, जिसमें मित्र के अच्छे गुण क्या होने चाहिए तथा बुराइयों से, बुरे मित्र से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा की गई है। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से आपको इसका दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामशक्ल
शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। यह आपको करना है और उसके पश्चात आपको ये वाला पोर्शन करना है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस प्रकार, जैसे देखिए आपको ये गद्यांश जिस प्रकार से दिया गया है और इस गद्यांश के अंतर्गत ये काली लाइन के द्वारा जो रेखांकित किया गया है, ये पोर्शन इस तरह से आपका आएगा। और प्रश्न का स्वरूप देख लीजिए, आगे देखिए, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश के या पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है, या फिर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक ही प्रश्न है ये, इसको आपको देखना है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि इसमें हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यहाँ से लेकर संकेत किया गया है, यहाँ तक उन्होंने अंडरलाइन किया है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, आप उसको करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? उसके बाद दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ करना बुरा क्यों होता है? दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ करना क्यों बुरा होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसको ढूंढेंगे आप। इसके पश्चात मतलब अगर हम इसको देखें तो उसके पश्चात हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए, अर्थात पहले प्रश्न में आपको संदर्भ लिखना है, दूसरे प्रश्न में आप उसमें प्रश्न में आपको रेखांकित अंश की प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घ, ड और च, इनका आपको इस जैसे पहला वाला पद है उसमें से छांटकर आपको उसका अर्थ उसका प्रश्न छांटकर लिखना है। इसी प्रकार आपको ये गद्यांश विभिन्न दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 8 गद्यांश हैं, उनको आप करेंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके प्रश्नों को छाट कर लिखेंगे। गद्यांश आप नहीं लिखेंगे, गद्यांश के पहला और लास्ट पोर्शन लिखेंगे, परंतु इन प्रश्नों को आप लिखेंगे और उस सभी गद्यांश के प्रथम प्रश्न को संदर्भ को वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दे दीजिए, पहले वाले गद्यांश में आंसर दे दीजिएगा, परंतु रेखांकित अंशों की व्याख्या और जो प्रश्न छाट कर लिखने वाले हैं वो आप सभी में करेंगे। यहाँ पर भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ कार्य दिया गया है, इसको भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। जैसे कि नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, जिस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो व्यक्ति बहुत चिंतित रहता हो, जो नीति का बड़ा ज्ञाता हो, जो शुद्ध न किया गया हो। इस तरह से आपके बहुत सारे हैं, आप ये करेंगे अपने आप, जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। मित्रता शब्द में ता प्रत्यय है, मैं आपको प्रत्यय बता चुकी हूं बेटा, इसीलिए ये आप खुद करेंगे। ता प्रत्यय से युक्त ऐसे ही अन्य 5 शब्दों की संरचना कीजिए। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और शब्दों को अलग करके लिखिए। उपसर्ग भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो उपसर्ग भी आप इसमें ढूंढेंगे और उपसर्ग को अलग करके आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सहानुभूति, एक उदाहरण दे देती हूँ। सहानुभूति में सह जमा अनुभूति, इसमें सह उपसर्ग है और अनुभूति शब्द है। इसके पश्चात निम्नलिखित शब्दों में से प्रकृति मूल शब्द एवं प्रत्ययों को पृथक करके लिखेंगे। यहाँ आपको प्रत्यय अलग करना है, जैसे कि एक उदाहरण बता देती हूँ। आनंद में, यहाँ पर आनंद शब्द है और मैं प्रत्यय है। इसी प्रकार आप इन सबको अलग करेंगे। तो इस प्रकार ये भाषा और व्याकरण का कार्य भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। आशा करती हूँ आपको मित्रता पाठ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।